हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उन सारी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो एलॉय फॉर्मेशन किस तरह करेंगे, या वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड किस तरह बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपनी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, यानी कैटलिस्ट की तरह किस तरह बिहेव करते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमें पता है कि इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जितने भी जो हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये इनकम्प्लीटली फील्ड जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इनके अंदर क्या होते हैं, हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज़ होंगे, तो हमें पता है कि ये किसी भी जो रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास अनयूज्ड या हम कहेंगे इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल है, अनयूज्ड वैलेंसी है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या एक साइट प्रोवाइड करते हैं किसी भी जो रिएक्टेंट है उनको रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो एक रीज़न तो हमें पता चल गया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। दूसरा हमें पता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करेंगे, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ही ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। किस तरह, देखो हमें पता है कि कोई जो एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से जब दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज होगा तो क्या करेगा, उस स्टेज में वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। बाद में वो इंटरमीडिएट टूट के क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिए किसका, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन करवाना होता है। तो क्या चाहिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, बट बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो +4 हो गया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। बाद में क्या होता है, ये अपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हो कि इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कैटलिस्ट वो ही सब्सटेंस होते हैं ना जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक साइट प्रोवाइड करते हैं। किस लिए, ताकि उसके ऊपर क्या हो, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यानी यही एब्जॉर्प्शन थ्योरी चलती है जिसमें क्या होता है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर मान लो ये कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, और इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, जो ये ए है और ये जो बी रिएक्टेंट है ये क्या हो रहे हैं, कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, बाद में इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। जैसे ही ये रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हमें पता है प्रोडक्ट बनते ही क्या होंगे, ये कैटलिस्ट की सरफेस से सेपरेट हो जाएंगे और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हमें पता है कि कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, यानी वेनेडियम जो है वो कहाँ यूज़ किया जाएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहाँ पे
एसिड की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो प्लेटिनम है उसका भी यूज़ किया जाता है किसमें, कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो क्या है हमें पता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए जो यूज़ की जाती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट जो है ये कोबाल्ट थोरियम के रूप में फिशर जो ट्रोप्स प्रोसेस जो अपने को दे रखी है, ठीक है, फिशर ट्रोप्स जो प्रोसेस दे रखी है उसमें गैसोलीन या पेट्रोल की सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। निकल जो है हमें पता है वो हाइड्रोजनेशन के लिए उस प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमें पता है उनमें काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये थी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम देखें तो अपने को जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है कलर, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो कलर क्यों शो करते हैं, ठीक है। अगर हम कलर की बात करें तो हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, कौन से, चाहे वो आयनिक कंपाउंड दिए हो चाहे वो क्या दिए हो कोवेलेंट कंपाउंड दिए हो, तो उन सभी में क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। क्या शो करेंगे, कलर, ठीक है, कलर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जो इनकम्प्लीटली फील्ड जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसी के कारण क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। तो हमें पता है अगर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स चाहे वो आयनिक दिए हो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या शो कर रहे हैं, कलर। बट ये ध्यान रखना है अगर डी ऑर्बिटल क्या हो, एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल दिए या क्या दिए, फुलफिल डी ऑर्बिटल दिए, यानी डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, वो कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अब बात आती है कि ये कलर क्यों शो करते हैं। हमें पता है कि कोई भी जो मेटल आयन होता है जब वो फ्री स्टेट के अंदर होता है, मेटल आयन क्या होगा, अगर वो फ्री स्टेट के अंदर है तो उसके जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है पांचों के पांचों, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बट जैसे ही मेटल क्या आ जाएगा, जो मेटल आयन जब किससे जुड़ जाएगा, कोई भी लीजेंड से जुड़ जाता है, कोई भी न्यूट्रल या आयनिक मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ठीक है, तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो जो डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल क्या है, दो पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो होगा T2G ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा, EG ऑर्बिटल, ठीक है। तो यानी आप इसको इस तरह शो कर सकते हो, ये अपने को डी ऑर्बिटल दिए, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक लो एनर्जी का होगा और एक हाई एनर्जी का अपने को ऑर्बिटल मिलेगा। हाई एनर्जी वाले को EG बोलेंगे, लो एनर्जी वाले को T2G ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई वेवलेंथ की लाइट क्या पड़ेगी, इसी मेटल के ऊपर पड़ेगी, तो अगर जो अपने को जो डी ऑर्बिटल दे रखा है, अगर उसके ऑर्बिटल के अंदर क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी इसको मिलेगी तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। जैसे ही इसका प्रमोशन होता है तो वहाँ पे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी उसने गेन की थी उसी को ही वापस वो लॉस कर देगा, ठीक है। और वो विजिबल स्पेक्ट्रम की जिस वेवलेंथ से बिलोंग करेगी उसी तरह का वो कंपाउंड अपने को कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अगर बात की जाए टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, ठीक है,
ये अपने को दिया हुआ है। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा या क्लोराइड लिखा होता है या टाइटेनियम हेक्सा एक्वा लिखा होता है, एग्जाम में कई बार दिया होता है। ठीक है, तो ये कलर शो करता है। क्यों कलर शो करेगा? क्योंकि हमें पता है, अगर इसका एग्जाम्पल लेके चले तो हमें पता है जो टाइटेनियम है उसका एटॉमिक नंबर है 22। हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो ये अपने को मिलेगा 3d2 4s2। बट टाइटेनियम जो यहाँ पे 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ डी ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब जब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा, और उसी के कारण ये एक्साइटेड स्टेट में थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होगा, बाद में ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो जो उसने एनर्जी ये अब्जॉर्ब की थी, यही एनर्जी क्या है वो वापस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में, और जिस वेवलेंथ से ये बिलोंग करेगी उसी टाइप का ये कलर है शो करेगा। जैसे ये रेड वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ब्लू कलर है शो करेगा। ठीक है, और इसी तरह ब्लू को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रेडिश ऑरेंज या रेडिश कलर शो करेगा। अगर दोनों को अब्जॉर्ब कर रहा है कोई सैंपल तो वो अपने को पर्पल से कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये था कलर से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। उसके बाद अपने को दे रखी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके अंदर क्या होगा भाई, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा, मेन कंसेप्ट यही आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड जो अपने को ऑर्बिटल दे रखे हैं उन्हीं के अंदर अपने को इस टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो हमें पता है एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे अपने को दे रखे हैं डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो वीकली रिपेल किए जाते हैं। फिर अपने को दे रखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो इनमें क्या होते हैं, हमें पता है n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या है, हमें पता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यानी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, उसको हम किसकी टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। और मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अगर n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और उतने ही ज़्यादा क्या होगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, या पैरामैग्नेटिक होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा फेरामैग्नेटिक अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अगर हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Nn+2, और ये होगा बोर मैग्नेटॉन। तो n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जो अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट में किस किस का रोल प्ले, कौन से मोशन के कारण होता है। एक तो ये होता है ऑर्बिटल मोशन के कारण, और दूसरा होता है स्पिन मोशन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, इन दोनों के कारण क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अपने को देखने को मिलती है। बट अगर हम देखें
तो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन इतना रोल प्ले नहीं करता जितना स्पिन जो मोशन है वो रोल प्ले करता है। इसलिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके लिए हम क्या है ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। जैसे आपको मैग्नीज दिया है Mn2 पॉजिटिव, तो हमें पता है कि आर्गन और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमें पता है 25 है, तो ये आ जाएगा 3d5 4s2। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल में कितने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों के पांचों क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट है कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करके देखनी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल, तो इस तरह वैल्यू निकल जाएगी। उसी के बेस पे हम क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो अपने को दी हुई है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टडी करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर ये बात कराए तो कॉम्प्लेक्स कब बनता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक सेंटर में मेटल आयन होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं कुछ न्यूट्रल या एनायनिक लीजेंड जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लीजेंड प्रेजेंट होंगे तो वो इस तरह क्या बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे कि लीजेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मेटल जो है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और उससे क्या बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है एक तो पार्शियली फील्ड क्या होता है या इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। दूसरा इनका जो साइज होता है साइज क्या होता है स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने के कारण भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी बात जो है इन पे क्या होता है हाई आयनिक चार्ज होता है। हाई आयनिक चार्ज और स्मॉल साइज ये होने के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। या आप कह सकते हो कि ये अपने को क्या मिलेगा चार्ज बाई साइज जो रेशियो है वो अपने को क्या मिलता है हाई मिलता है। इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है आयरन, जैसे आयरन हेक्सासाइनो, ठीक है, ये अपने का दे रखा है, ठीक है, फेरेट दे रखा है। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखनी है। इनमें कोई और भी आप लेके चल सकते हो, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, ठीक है। तो ये अपने को कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल दिए। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी करने वाले हैं, फिफ्थ के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन सी दे रखी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने को दी है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या दे रखी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड किस तरह बनाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे किसको भाई, कोई भी जो मेटल आयन दे रखा है, ठीक है, अगर उसकी लेटिस साइड देखें तो उसकी लेटिस साइड के अंदर क्या होते हैं कुछ ये एम्प्टी स्पेस बचते हैं। इन्हीं एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होते हैं कुछ स्मॉल एटम्स क्या कर लेते हैं अपनी जो पोजीशन है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरस्टिशियल साइट होती है इसके अंदर क्या होते हैं इसमें कुछ स्मॉल एटम्स कहाँ आ जाएंगे इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर आ जाएंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल
साइट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, बीच में जो मेटल्स आयंस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे कुछ स्मॉल एटम कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अपने को हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एटसेट्रा, यानी ये स्मॉल एटम उस साइट में आ जाएंगे और जो अपने को कंपाउंड मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं इनके अंदर एक ध्यान रखना, यहाँ पे ना ही तो ये प्योरली आयनिक होते हैं और ना ही ये कोवेलेंट होते हैं, ना ही तो ये क्या होते हैं, ना इधर आयनिक और नॉर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों में से किसी तरह के नहीं होते। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका कोई भी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई अपने को पता नहीं होता। ये अपने को एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड दे रखा है। ठीक है, टाइटेनियम हाइड्राइड या मैग्नीज जो अपने को नाइट्राइड दिए एटसेट्रा दे रखे हैं। इसी तरह अगर आप देखो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक केस में तो हमें यहाँ पे दे रखा है ये 1.7 पॉइंट के अंदर दे रखा है, जैसे फेरिक हाइड्राइड है यहाँ पे 0 पॉइंट जैसे 5-6, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। मतलब आप एक आयरन के साथ देखो तो एक प्योर हाइड्रोजन भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब इनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, किसकी बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड अपने को मिलते हैं ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई अपने को क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, जो अपने इनके जो मेटल आयन जिनसे ये बने हैं प्योर मेटल की तरह ही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर होंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो सेम वही जो इसके कंस्टिट्यूंट है उसी तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनके अंदर क्या होती है भाई, ये केमिकल इनर्टनेस भी गेन कर लेते हैं, केमिकल इनर्टनेस भी इसमें देखने को अपने को मिलती है। तो ये थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है वो अपने को दे रखी है एलॉय फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये किस तरह एलॉय फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी अपने को दी हुई है 6th वाली, वो कौन सी है, एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय हमें पता है, एलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है वो दूसरे सॉलिड के साथ जो एक सॉल्यूशन बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। अब देखो एलॉय बनेगा कैसे, इसके अंदर यहाँ पे बताया जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है तो मोल्टन स्टेट के अंदर दो से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल को मिक्स करेंगे और बाद में उनकी कूलिंग कर लेते हैं, तो जो अपने को होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा सॉलिड सॉल्यूशन का उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। तो एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनको मिक्स कब किया जाता है, जब उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे यानी मोल्टन स्टेट में, और आफ्टर कूलिंग तो वो अपने को क्या देंगे, एलॉय देंगे। तो एलॉय फॉर्मेशन अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो एलॉय फॉर्मेशन में मेटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो डिफरेंस है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि दे आर atomic radii is not much different from 15%। 15% से ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियई है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियई डिफरेंस इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखो। ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट मोर देन
50% ऑफ एटॉमिक रेडियई डिफरेंस इज नॉट अलाउड, यानी 50% से ज़्यादा एटॉमिक रेडियई में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। ठीक है, और जितने भी हम एलॉय बनाएंगे इनके वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अपने को कॉमन एग्जांपल दिया फेरस एलॉय, फेरस एलॉय की हम बात करें, फेरस एलॉय कैसे बनते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे वेनेडियम है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेन एटसेट्रा, यानी जो आयरन है इन सभी को मिक्स करके क्या बनते हैं, फेरस एलॉय। स्टेनलेस स्टील या स्टील की हम बात करें तो वो एलॉय ही है। वैसे ही हम दूसरे एग्जांपल अपने को दे रखे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, जैसे ब्रास की हम बात करें, ब्रास और अपने को दे रखे हैं ब्रोंज। ठीक है, ब्रास में अपने को दे रखा है कॉपर और जिंक, और इसमें क्या होता है, कॉपर और जो टीन का अपने को मिक्सचर दिया हुआ है। तो ये थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी। कई बार एक दो क्वेश्चन अपने को एक्स्ट्रा में मेरे जैसे याद आ रहे हैं कि कल हमने मेटल ऑक्साइड की बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो एक ध्यान रखना कि जो मेटलिक ऑक्साइड, जैसे मैं सिंपल ये लेके चल रहा हूँ मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है इनके अंदर एक दो बातें रह गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आप देख रहे हो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आयनिक करेक्टर है यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो होगी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्या होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना लॉस गेन नहीं होगा। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होंगे, वो भी बढ़ेंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट का मतलब नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होंगे, एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। जबकि बेसिक करेक्टर क्या होंगे, बेसिक करेक्टर कम होंगे, डिक्रीज होंगे। इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो करेक्टर है वो भी क्या होंगे, इनक्रीज होंगे। कब इनक्रीज होंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेंगे। तो मतलब ये सारे करेक्टर किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है।